गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा टॉपिक चलने वाला है मध्यकालीन भारत के इतिहास में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चलेंगे जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जो 10 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं और 4 नंबर का एक 1 क्वेश्चन होता है और 10 क्वेश्चन आते हैं 1 क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ऐसे 20 क्वेश्चन होते हैं और इसी तरह से 20 क्वेश्चन होते हैं और इस 50 शब्दों के 10 क्वेश्चन आएंगे और 1 लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 नंबर का आता है। इस तरह 40 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। आज हम उन्हीं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर 1 लाइनर क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 10 आते हैं। ये 10 क्वेश्चन जो होते हैं ये कंपलसरी हैं, ये करना कंपलसरी है। 1 क्वेश्चन होता है आपके 2 अंक का है, दूसरा क्वेश्चन 2 अंक का है। इसी तरह इसी क्रम में 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन कितने 40 अंक के होते हैं। यहाँ अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो 50 शब्दों के क्वेश्चन है, 50 शब्द में जो क्वेश्चन का जो आंसर लिखना होता है वो 1 क्वेश्चन आपके 4 अंक का होता है। और दूसरे नंबर पे इसी तरह दूसरा क्वेश्चन आएगा 4 अंक का होगा। जैसे आपके पहला क्वेश्चन आया था आइन ए दह साला, 50 शब्द में इसका आंसर आपको देना होगा। 50 शब्द इस पर लिखने पर हमको 4 अंक प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से जैसे दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पे तांबे का सांकेतिक मुद्रा, तांबे की सांप्रदायिक मुद्रा, दूसरा क्वेश्चन आया। अगर जैसे तीसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पे एकता प्रथा, तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन आता है यहाँ पे करोड़ी व्यवस्था है, 5वें नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ पे वजीर है। 6ठा नंबर का क्वेश्चन आता है सद्र उस सुदूर है। 7वें नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ पे 7वें नंबर पे आपके क्वेश्चन आया जजिया टैक्स आया। 8 नंबर पे मुगलों के पतन के कारण है। 9 नंबर पे अगर हम बात करें तो उत्तराधिकारी युद्ध में धर्मत के युद्ध का क्या महत्व है। और 10 नंबर पर अगर हम बात करें तो मुगल साहित्यकारों में 2 साहित्यकारों की विशेषता बताइए। इस टाइप से हम ये देख रहे हैं कि 1 लाइनर क्वेश्चन कितना है, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन जो होगा वो 2 अंक का होगा और 10 से 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 अंक, यहाँ कितने 40 अंक होते हैं। और यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो 50 शब्दों के क्वेश्चन है, 50 शब्द में 5 लाइन आपको लिखनी होगी और 5 लाइन में अगर हम देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 क्वेश्चन है। और 10 क्वेश्चन में से हमें केवल 5 क्वेश्चन ही हमको अटैम्प्ट करने होते हैं। 5 क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर रहे हैं तो 5 क्वेश्चन के हमें कितने 4 को मल्टीप्लाई करो 5 क्वेश्चन से तो यहाँ 20 नंबर होते हैं। ये 20 नंबर ये और यहाँ 40 अंक यहाँ पे हैं तो 20 यहाँ ये देखिए 40 अंक इधर हैं और 20 अंक इधर हैं तो ये कितना अंक होता है 60 अंक होता है। 60 नंबर का आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की क्लास शुरू कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है बच्चों। यहाँ देखिए हम मिक्सअप 1 लाइनर क्वेश्चन और 50 लाइनर क्वेश्चन का हम 5 लाइनर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ मध्यकालीन भारत के इतिहास में अगर देखा जाए तो पहले नंबर पे कौन सा वंश है, दिल्ली सल्तनत है। और इधर हम बात करें तो यहाँ कौन सा वंश है, मुगल वंश है।
सबसे पहले हम वन लाइनर क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था। मैं बोल रहा हूँ बच्चों, आप कॉपी में अच्छे से नोट करते रहिए। क्वेश्चन यहाँ मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं केवल प्रश्न बोल रहा हूँ, मैं केवल प्रश्न का आपको आंसर दूंगा। पहला क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था। आप जो मैं लिख रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, उसको आप नोट करिए अच्छी तरह से और अपने नोट कॉपी में ध्यान दीजिए। दिल्ली सल्तनत का आप पीडीएफ में भी देखकर आप इसको समझ सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो पहले क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर बताया। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश होता है। कौन होता है बच्चों? इल्तुतमिश होता है। अगर हम क्वेश्चन नंबर मुगल वंश के अंदर बात करें, तुलनात्मक अध्ययन के रूप में देखा जाए तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो अगर हम मुगल वंश के वास्तविक संस्थापक की बात करते तो वन लाइनर क्वेश्चन में मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक बाबर था। कौन था बच्चों? बाबर था। मुगल सम्राट का ये पहला शासक माना जाता है। मुगल वंश की नींव इसी ने रखी थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में ऐसा कौन सा राजा था या मुस्लिम जगत में पहली भारतीय महिला शासिका कौन थी। मेरा क्वेश्चन है, मुस्लिम जगत में पहले भारतीय महिला मुस्लिम शासिका कौन थी। पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन होती हैं? तो यहाँ मेरा आंसर रहेगा रजिया सुल्ताना। यहाँ क्या आंसर रहेगा बच्चों? रजिया सुल्ताना का नाम आपने सुना है। ये इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्ताना हिंदुस्तान की ये बादशाह बनती है। रजिया सुल्ताना, इल्तुतमिश ने अपने उत्तराधिकारी अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्ताना को अपने यहाँ क्या बना दिया था, इसको सुल्तान बना दिया था। हालांकि अमीरों ने रजिया के खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र किए थे और इनके खिलाफ, इससे पहले बहराम शाह थे, बहराम शाह को सत्ता से हटाकर रजिया को बनाया गया था। रजिया की योग्यता की वजह से ये भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी जिसने वेशभूषा धारण की थी। मर्दाना वेशभूषा को धारण करके दरबार में आके दरबार को चलाना, प्रशासनिक कार्य, सामाजिक कार्य, आर्थिक कार्य, राजनीतिक कार्य, सब कार्यों में ये फॉरवर्ड होती थी। और हम देख रहे हैं कि ये अमीरों के और उलेमाओं के षड्यंत्र के कारण थट्टा नामक स्थान पे और जो है इसके साथ विद्रोह किया जाता है और इस षड्यंत्र से इसकी हत्या कर दी जाती है रजिया सुल्ताना की। अब हम दूसरा क्वेश्चन मुगल वंश में अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे मुगल वंश में दूसरा क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। यहाँ पानीपत का पहला युद्ध कब होता है। वन लाइनर क्वेश्चन में देखिए, ये केवल आप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कर रहे हो बच्चे, जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ एग्जाम में पेपर में पूछे जाते हैं। 2010 से पहले से ये पूछे जा रहे हैं, वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। यहाँ पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी के अंदर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अब ये पानीपत का युद्ध किन किन के बीच में होता है, तो पहला नाम आता है आपके बाबर का नाम आता है और दूसरा पक्ष कौन सा रहेगा। यहाँ भारत में अफगानों में लोदी वंश होता है। कौन सा वंश होता है बच्चों? लोदी वंश होता है। लोदी वंश के सम्राट कौन होते हैं? इब्राहिम लोदी होते हैं। इब्राहिम लोदी ये लोदी वंश के सम्राट हैं। और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने अपना तोपखाना लेकर आया था। बाबर यहाँ पर बंदूकियों को, गोल अंदाजों को, तीर अंदाजों को वो इस तरह जमाते हैं। तुलुगमा पद्धति का इस तरह प्रयोग किया जाता है। जो खाइयाँ खोदी गई थी, जो बंदूकों को जमाया गया था, गोल अंदाजों को जमाया गया था, यहाँ तोप खानों को जमाया गया था, जंजीरों से बांधा गया था। ये सारी जो व्यू रचना होती है, इसी सारी व्यू रचना को ही तुलुगमा पद्धति कहा जाता है। कौन सी पद्धति कहते हैं बच्चों? तुलुगमा पद्धति कहा जाता है। ये तुलुगमा पद्धति को लाने वाला हिंदुस्तान में केवल एक ही था और वो कौन था? वो बाबर था। यहाँ देखिए, बाबर
बाबर ने तुलुगमा पद्धति से अफगानों के लोदी वंश इब्राहिम लोदी को हताहत कर दिया था। इब्राहिम लोदी यहाँ आहत हो गए थे और लोदियों की सत्ता को समाप्त करके भारत में मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। ये कौन है? ये स्वयं बाबर हैं, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इनका पूरा नाम होता है। भारत पर इन्होंने 5 आक्रमण किए थे। अब बाबर, पानीपत जो है वो दिल्ली का प्रवेश द्वार कहलाता है। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 की हमने बात कर ली है। अब हम 2 और 2 4 क्वेश्चन हो गए थे। आज हम 10 क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों। अब मैं यहाँ तीसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में ऐसा पहला शासक कौन था जिसने सबसे ज़्यादा दुर्ग या महलों का निर्माण करवाया था? दुर्गों या महलों का निर्माण करवाया था। मिक्सअप क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने दुर्गों या महलों का निर्माण करवाया? तो यहाँ आपका क्या आंसर होगा? यहाँ आपका आंसर होगा बलवन। बलवन का नाम सुने हो? बलवन जो था वो नासरुद्दीन के वजीर होते हैं। नासरुद्दीन, रजिया के बाद में नासरुद्दीन यहाँ हुकूमत करते हैं। नासरुद्दीन के यहाँ पर ये वजीर के पद पर रहते हैं। 40 गुलामों के दल में एक बलवन भी होते हैं। इल्तुतमिश ने एक दल बनाया था तुर्क चहलगानी, और तुर्क चहलगानी के अंदर 40 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं बच्चों? 40। 40 में से ये इसमें पहला नंबर माना जाए, 15 माना जाए, 39 माना जाए, 40 माना जाए, ये उस 40 लोगों के एक दल में थे। ये जानते थे कि ये 40 लोग जो हैं वो राजा पर नियंत्रण रखते हैं, उनकी राजनीति को ये जानते थे। इसीलिए बलवन ने वो तुर्क चहलगानी जो इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था, उस तुर्क चहलगानी को फिनिश करने वाले वो एकमात्र बलवन होते हैं। मुग़लों की समस्या ये देख रहे थे कि पहले से ही मुग़लों की समस्या बढ़ रही थी। जो मुग़ल जो थे वो विदेशी जो थे वो दिल्ली के प्रवेश द्वार पे लाहौर, पंजाब, सियालकोट और ये पानीपत और दिल्ली तक आते थे। भारत के लोगों को नुकसान पहुंचाते थे, भारत के लोगों की संपत्ति को लूट के ले जाते थे, चोरियां करते, डकैती करते। इन सारी समस्याओं को हल करने के लिए बलवन ने बहुत सारे दुर्गों का निर्माण करवाया था। जगह जगह चौकियाँ बना दी थी और इन्हीं चौकियों पर सैनिक तैनात कर दिए थे। और उसी सैनिकों के बल पर बलवन ने मंगोलों से भारत की रक्षा की थी। तो यहाँ बलवन की बात करने के बाद यहाँ हम अगर देखें तो मुग़ल वंश में तीसरे नंबर पर कौन आते हैं? मुग़ल वंश में तीसरे नंबर पे पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद हम भारत का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध, उस पर हम बात करेंगे। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तीसरा क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? खानवा का युद्ध कब हुआ था और ये किस किस के बीच में हुआ था? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि खानवा का मैदान जो है वो कहाँ पर है। वो राजस्थान के, जिसको प्राचीन काल में राजपूताना कहा जाता था, राजपूताना के भरतपुर जिले के बयाना में रूपवास तहसील में खानवा गांव के अंदर खानवा का मैदान होता था। और यह खानवा का जो मैदान है, यहीं खानवा के मैदान में 1527 ईस्वी में, यहाँ कब 1527 ईस्वी के अंदर बाबर और राजपूताना के जो वीर योद्धा हैं, राजपूतों में जो वीर योद्धा कहलाते हैं, महाराणा सांगा के बीच में और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध होता है। राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव लगे थे, ये आप सब लोग अच्छे से जानते हो। राणा सांगा का जो युद्ध अभियान थे, राणा सांगा ने जहाँ जहाँ पर युद्ध किया था अपनी प्रसिद्ध एक छाप छोड़ी थी। राणा सांगा ने अपने एक छाप छोड़ने के बाद यहाँ देखिए, जो बाबर जो था वो विदेश से आया था, तोपखाना था, हालांकि उसने तुलुगमा पत्थी थी, उसके बाद भी राणा सांगा ने हौसले पस्त नहीं हुए थे। राणा सांगा राजपूतों की एक, आपको अच्छे से पता होगा कि राजपूत अपना सिर कटा सकते थे, सिर झुका नहीं सकते थे, झुकने की उनकी कभी परंपरा नहीं थी। जीते थे वो शान से, देश के लिए, अपने स्वतंत्रता के लिए, आन बान शान के लिए जीते थे, आन बान शान के लिए वो मर मिटने के लिए तैयार रहते थे। उन्हीं में एक राणा सांगा का नाम भी आता है, जिनका पूरा जीवन स्ट्रगल में बीता था। पूरे बचपन से लेकर और अंतिम समय तक वो अपने देश के लिए, अपने देश के लिए लड़ते रहे थे। और लड़ते लड़ते और अंतिम समय तक भी वो बाबर को पराजित करने के लिए कालपी नामक स्थान पे, बसवा कालपी नामक स्थान पर ये 2 दिन तक बेहोश हो गए थे। उनको होश आया तो घोड़े पे सवार होकर बाबर को, ये जो बाबर जो था उस बाबर को समाप्त करने के लिए, फिनिश करने के लिए घोड़े पे सवार होकर अपने कुछ सामंतों के साथ निकल पड़े थे। लेकिन आपको क्या बताऊं बच्चों, उन्हीं के जो अपनों ने ही अपनों को लूट लिया था। इनके खुद के जो
जो सामंत जो थे उन्होंने जहर दे दिया था और जहर देने से राणा सांगा ने अपने प्राण त्याग दिए थे। राणा सांगा अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक अपने मेवाड़ की रक्षा के लिए लड़ते रहते। ऐसे वीर योद्धा देखने को हमें आज तक नहीं मिले हैं। यहाँ देखिए राणा सांगा है, राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। राणा सांगा यहाँ घायल हो गए थे, इनको दौसा के बसवा नामक स्थान पर ले जाया गया था। यहाँ बाबर विजयी हुआ था खानवा के मैदान में, और राणा सांगा यहाँ पर राजपूतों की आन बान शान को धक्का लगा था। राजपूतों की जो केंद्रीय शक्ति थी वो कमज़ोर हो गई थी। अब यहाँ हम 3 क्वेश्चन देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में चौथा क्वेश्चन यह है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में ऐसा कौन सा शासक था जिसने बाजार व्यवस्था को स्थापित किया था? तो नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने बाजार व्यवस्था को स्थापित किया था और धर्म और राजनीति को, धर्म से राजनीति को अलग रखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि धर्म अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह है। अगर राजनीति की बातें धर्म में की जाएगी तो धर्म कैसे सक्सेस होगा, और धर्म की बातें अगर राजनीति में की जाएगी तो किस तरह से काम चलेगा। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसे व्यक्ति जो सैनिकों के खर्चे चलाने के लिए, सैनिकों को वेतन देने के लिए एक बाजार व्यवस्था की स्थापना की थी। उसमें कपड़े की कीमत तय की गई थी, चीनी की कीमत तय की गई थी, मवेशियों के बाजार बनाए गए थे, गेहूं का अलग बाजार बनाया था, चावल का अलग बाजार बनाया था, अलग अलग बाजार बना के अलग अलग कीमत को निश्चित किया गया था। अगर हम इधर मुगल वंश में चौथा क्वेश्चन देखें तो चौथा क्वेश्चन देखने के बाद मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि बाबर की मृत्यु कब हुई, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो यहाँ बाबर की मृत्यु कब हुई? 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु होती है। यहाँ हमने 4 और 4 8 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब मैं आपको केवल 2 क्वेश्चन और डिस्कस करूँगा। आज की क्लास में हम कितने 10 क्वेश्चन कर रहे हैं। 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमने किए। 10 का मतलब होता है हमने 20 अंक हमने आज तैयार किए थे। क्वेश्चन नंबर 9, अब कौन सा क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 आएगा, और 9 क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में नोट कर रहे हैं, पीडीएफ में भी आप अच्छे से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में ऐसा कौन सा शासक था जिसने सीरी दुर्ग का निर्माण करवाया था? सीरी दुर्ग का निर्माण करवाया था। ये सीरी दुर्ग कहाँ पर है? 1 लाइनर क्वेश्चन के अंदर देखिए, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सीरी दुर्ग का निर्माण करने वाला अलाउद्दीन खिलजी होता है। आपका आंसर क्या रहेगा? अलाउद्दीन खिलजी है। और सीरी दुर्ग का ये सीरी दुर्ग कहाँ पर है? ये दिल्ली में कुतुब मीनार के पास में सीरी दुर्ग है। क्वेश्चन नंबर अगर 10 की हम बात करें तो मुगल वंश के इतिहास में अगर देखा जाए तो मुगल वंश के इतिहास में कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? ये 1 लाइनर क्वेश्चन में फेमस क्वेश्चन है। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? अब यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, तो आपका आंसर रहेगा कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। ये किस किस के बीच में हुआ था? 1540 में कन्नौज का युद्ध होता है। यहाँ पहला पक्ष कौन सा है और दूसरा पक्ष कौन सा है? पहला पक्ष रहेंगे आपके दिल्ली के सम्राट, दिल्ली के जो सम्राट होते हैं, और दूसरा कौन रहेगा? सेनापति रहता है शेरशाह सूरी का नाम आप सुने हो, बचपन में इनको सलीम कहते थे। यहाँ पहला पक्ष दिल्ली के जो सम्राट हैं वो हुमायूं नाम होता है। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में कन्नौज यूपी, ये कन्नौज कौन सी जगह पे है? कन्नौज यूपी में है। यूपी के कन्नौज में 1540 ईस्वी के अंदर एक कन्नौज का युद्ध होता है जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। यहाँ बड़ी चालाकी से शेरशाह सूरी ये इंतज़ार कर रहा था। ये जून जुलाई का महीना होता है। शेरशाह सूरी एक ऊंचे पड़ाव के ऊपर अपना शिविर लगाया हुआ था। हुमायूं का पड़ाव बहुत नीचे था। शेरशाह सूरी बड़ी चालाकी से हुमायूं की सेना को और हुमायूं को एक जगह युद्ध करने के लिए ललकारा नहीं था, चेतावनी नहीं दी थी, और दोनों की सेनाएं एक जगह शिविर में
शिविर के अंदर ही आराम कर रही थी। अचानक क्या होता है कि शेरशाह सूरी ये सोच रहा था कि कब बारिश हो जाए, और बारिश होने से तोपखाना सारा बेकार हो जाएगा, हुमायूं का तोपखाना बेकार हो जाएगा, बारूद काम नहीं करेंगे, अस्त्र शस्त्र पानी में डूब जाएंगे, हुमायूं के घोड़े पानी में डूब जाएंगे, हुमायूं को कुछ सूझेगा नहीं, व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। इन सभी कारणों से शेरशाह सूरी ने चालाकी से हुमायूं को पराजित कर दिया था, और हुमायूं को यहाँ हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ा था। सारे दिल्ली और आगरा जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए थे। यहाँ हम शेरशाह सूरी यहाँ पर विजित हो गया था, और कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। कौन सा युद्ध कहते हैं बच्चों? बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने आपको कहा था मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा। मैंने आपको अच्छे से पूरे डिटेल से 10 क्वेश्चन करवाए। ये आप 10 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।